हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भूकंप, यानी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भूकंप होता है कैसे आता है, तो यह जो है आपका वेव से होता है, यानी वेव कितना होता है आपका 3 तरंग होते हैं, इसमें पढ़ना है। ठीक है, 3 तरंग पढ़ना है। इसमें हमको शब्दावली पढ़ना है, मापन पढ़ना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप के वितरण पढ़ लेंगे, भूकंप का छाया अब इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, भूकंप का सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन। तो भूकंप में पढ़ना क्या है, भूतल के कंपन जब होती है तो कहा जाता है कि भूकंप आ गया है, यानी भूतल क्या है, कंपन करना शुरू कर देता है। अध्ययन है भूकंप के अध्ययन, यानी भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। कारण क्या होता है भूकंप आने का, रीजन क्या होता है, तो 2 प्रकार के कारण है, एक प्राकृतिक कारण है, एक मानवीय कारण है। ठीक है, तो कारण अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 गो रीजन है, प्राकृतिक एंड नेचुरल। क्या है, तो नेचुरल में है ज्वालामुखी, आंतरिक संचलन, घूर्णन, जलीय भार, चट्टानों की प्रकृति। यानी आपका रीजन जो है ज्वालामुखी रीजन हो सकता है, आंतरिक संचलन हो सकता है, घूर्णन हो सकता है, जलीय भार हो सकता है, चट्टानों की प्रकृति हो सकती है। तो ये सारा रीजन हो सकता है आपका नेचुरल का। मानवीय यानी ह्यूमन रीजन क्या है, तो अस्थिर प्रदेश में निर्माण, परमाणु प्रशिक्षण, विशाल जलाशयों का निर्माण करना, ये सब आपका मानवीय कारण है भूकंप आने का। प्रत्यास्था पुनर्संचलन सिद्धांत यानी बाय रीड द्वारा दिया गया था, यानी रीड इलास्टिक रिबाउंडेड थ्योरी दिया गया था रीड के द्वारा। तो आइए समझते हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक जो है कैसा एनर्जी देता है। तो यह जो है इलास्टिक एनर्जी है, यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा देती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है, ताकि हम जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। पढ़ेंगे शब्दावली और मापन। क्या कहता है शब्दावली, भूकंप तरंग की तीव्रता का मापन यंत्र सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ को 3 स्केल में बांट दिया गया। पहला रॉसी-फेरल स्केल है, दूसरा मार्केली स्केल है और तीसरा रिएक्टर स्केल है। तो रॉसी-फेरल स्केल में क्या अंतर है, तो यह जो है रॉसी-फेरल स्केल में यह जो अंक दिया गया है इसमें 1 से लेकर 11 तक डिनोट किया गया है। मार्केली स्केल में 12 मापन अनुभव आधारित है। वही रिएक्टर स्केल में लघुगणीय पैमाने पर काम करता है, 1 से 9 तक। प्रत्येक अगली इकाई यानी पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर की द्वारा यह रिएक्टर स्केल की पैमाना की जांच किया गया था। अब पढ़ना है समभूकंप रेखा क्या है। तो समभूकंप रेखा समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। समभूकंप रेखा क्या है, सह भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे सह भूकंप रेखा कहा जाता है। भूकंप मूल क्या है, भूकंप के कंपन का आरंभ करना ही भूकंप फोकस है। भूकंप केंद्र है, एपी सेंटर बोलते हैं। भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम अनुभव जहाँ किया जाता है उसे एपी सेंटर बोला जाता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग मरकली पैमाना और रिएक्टर पैमाना में अंतर क्या है। तो दोनों का अंतर देखने को मिलता है। भूकंप की तीव्रता मापता है, एक भूकंप की परिणाम मापता है। तो मरकली पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को डिनोट करता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यह मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है। तो भूकंप के द्वारा विनाश का मूल्यांकन पैमाना पर अंकित किया जाता है। जो भूकंप के द्वारा जो विनाश का मूल्यांकन होगा उसको हम पैमाना पर अंकित किया जाता
सकता है, लेकिन भूकंप के परिणाम को रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। यानी परिणाम की बात करता है तो रिएक्टर पैमाना पर मापा जाएगा, लेकिन मूल्यांकन की बात करेगा तो भूकंप की तीव्रता पर मापा जाएगा। नेक्स्ट है, इस पैमाने को मर्कली 1902 में विकसित किया तथा इसे 1931 में वुड एंड न्यूमैन ने संशोधित किया और इसे संशोधित मर्कली पैमाना के नाम से जाना जाता है, MM स्केल के नाम से भी जाना जाता है। और इधर हम परिणाम में बात करते हैं, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इस पैमाने का आविष्कार विख्यात भूकंपवेत्ता चार्ल्स MF रिएक्टर 1935 में किया, जिसका 1965 में वेनो गुटेनबर्ग से संबंधित किया था। नेक्स्ट है, यह पैमाना मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव पर निर्भर करता है, अतः यह पैमाना गुणात्मक और परिणात्मक नहीं होती है। यह पैमाना गुणात्मक है पर परिणात्मक नहीं होती है। ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। और इधर हम परिणाम की बात करते हैं, यह लघु गणक होती है पैमाना, जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। रिएक्टर पैमाना अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। इधर भूकंप स्थानों पर भूकंप की तीव्रता भिन्न भिन्न होने के बावजूद इसका परिणाम एक जैसा रहता है। इस सेमिस वेव की बात करता है यहाँ पे, या बॉडी वेव एंड सरफेस वेव की बात करता है, एस वेव एंड लव वेव, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग भी। वेवलेंथ कैसा, वेवलेंथ के द्वारा आपका भूकंप की वेवलेंथ और आता है, वेवलेंथ जो है आपका डिनोट किया गया है यहाँ पे। लैंगिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो वही कुछ हम यहाँ पे भूकंप की तरंगों में देख लेंगे। तो भूकंप की तरंगें देख लेते हैं। इसमें भूकंप की तरंग अगर देखा जाए तो मेनली 3 टाइप का होता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग यानी प्राइमरी वेव, एस सेकेंडरी और एल यानी लब। तो यह जो होता है पी तरंग जो होती है, प्राइमरी वेव जो होती है, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। यह जो है साउंड वेव की तरह काम करता है। सर्वाधिक वेग, मैक्सिमम स्पीड जो है आपको प्राइमरी तरंग में देखने को मिलता है। सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले यही प्राइमरी वेव को दर्शाया जाता है। ये तरंग ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी गति करता है, यानी ठोस और सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पे यह पी प्राइमरी तरंग काम करता है। अब समझते हैं सेकेंडरी वेव। कहता है यह अनुप्रस्थ है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। यह प्रकाश की गति के भांति काम करती है, सिर्फ ठोस में काम करता है। प्राइमरी तरंग की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव जो है आपका प्राइमरी वेव से कम खतरनाक है। ठीक है, ये केवल जो है आपका केवल सॉलिड पर काम करता है, यह आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों पर काम करता है। यानी कह रहा है कि यह केवल धरती पर काम करेगा, यह जो धरती तो काम करेगा ही और आपका समुद्र में भी पता करता है। अब समझते हैं लव तरंग, एल। ये तरंग अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, यानी जहां से ईपी सेंटर उद्भव होता है आपका भूकंप, वहां पर सबसे बाद में पहुंचती है। इसका लोवेस्ट वेलोसिटी होती है, यानी वेग सबसे कम होती है। सबसे अधिक विनाशकारी आपका लव तरंग है। समझते हैं भूकंप छाया क्षेत्र, शैडो जोन। शैडो जोन क्या है? तो शैडो जोन की बात करते हैं तो भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंग अभिलेखित होती है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं फिर से क्या बोला गया। बोला गया कि भूकंप लेखी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से भूकंपीय अभिलेख होती है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो तरंग होती है, ये जो क्षेत्र होती है, वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों के लिए अलग अलग होते हैं। भूकंप अभिकेंद्र से 103 डिग्री
और 142 डिग्री के मध्य क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरंग अभिलेखित नहीं होती है। देरी एरिया बिटवीन 103 एंड 142 फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर इज द सिमेसिक शैडो जोन वेयर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव इज नॉट रिकॉर्डेड। अब समझ लेते हैं भूकंपों का वैश्विक वितरण क्या है। वैश्विक वितरण की बात करते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो प्रशांत महासागरीय पेटी जो है पैसिफिक ओशियन बेल्ट, इसमें क्या आपको भूकंप देखने को मिलता है। तो इसमें जो भूकंप होती है वो 63% भूकंप होती रहती है प्रशांत महासागरीय पेटी में। कारण क्या है, ऐसा रीजन क्या है कि 63% आपका भूकंप होती है। तो यहाँ पर सागर और स्थल का मिलन बिंदु है और वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्रों का विनाशनात्मक किनारा भी है। इसके वजह से वहाँ पर 63% आपका भूकंप देखने को मिलता है पैसिफिक बेल्ट में। अब समझते हैं मध्य महाद्वीपीय बेल्ट एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ 21% भूकंप होती है। क्यों? क्योंकि भारत जो है हिमालय, आल्प्स और पेरिनीज और काकेकस पर्वत की वजह से यहाँ पर 21% मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आने को देखने को मिलती है। तो अब है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट में क्यों आती है। तो यहाँ सबसे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। भूमध्य रेखा और बोविट द्वीप यानी आइसलैंड की वजह से यहाँ पर